नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए नए तरीकों पर ध्यान देने की दरकार है। उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को खेती से जोड़ने पर जोर दिया है। आज विशेष में हम बात करेंगे देश में खेती के हालात पर, खेती की चुनौतियां और संभावनाओं पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि देश में खेती की हालत ठीक नहीं है। उन्होंने एक साल में कई फसल लेने और कृषि के विविधीकरण पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि विकास के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। हाल ही में किसान टीवी चैनल के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि से जुड़े नजरिए को देश के सामने रखा। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की बड़ी आबादी अब भी गाँव में रहती है और जब तक उनके जीवन स्तर को बेहतर नहीं किया जाता तब तक देश के हालात नहीं सुधरेंगे। हमारे देश को आगे ले जाना है तो हमारे देश के गांवों को आगे ले जाना ही पड़ेगा। गांव को आगे ले जाना है तो कृषि को प्राथमिकता देते हुए उसको बढ़ावा देना ही पड़ेगा। ये सीधा साधा भारत के आर्थिक जीवन से जुड़ा हुआ सत्य है। सरकार का खेती को आकर्षक और फायदेमंद बनाने पर सबसे ज्यादा जोर है। सरकार ने आम बजट में खेती के लिए कर्ज की सीमा 8 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य बनाया। गोदामों के लिए 5,000 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की। बजट में समय से कर्ज चुकाने वालों के लिए ब्याज में कटौती के अलावा खाद्यान्न की कीमतों को स्थिर करने की बात भी कही गई। बजट में सरकार ने मानसून पर किसानों की निर्भरता कम करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की एक नई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ऐलान किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय समय पर खेती किसानी के तरीके में बदलाव लाने और नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। कृषि आत्मनिर्भर बन सकती है, हमारा किसान स्वावलंबी बन सकता है और हमारे कदम वही होने चाहिए कि वो सरकारों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और मैं इसलिए कहता हूं कृषि को 3 हिस्सों में बांट के चलना चाहिए। 1/3 जो आप परंपरागत रूप से करते हैं वो खेती, 1/3 एनिमल हस्बेंड्री, चाहे आप गाय रखे, भैंस रखे, दूध का उत्पादन करें, मुर्गी रखे, अंडे रखे, लेकिन 1/3 उसके लिए आपकी ताकत लगाइए और 1/3 आप अपने ही खेत में टिम्बर की खेती करें, पेड़ उगाए, जिससे फर्नीचर के लिए जो लकड़ी लगती है ना वो बने। किसानों के सशक्तिकरण के तहत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड, नई यूरिया नीति, उर्वरक संयंत्रों को चालू करना और किसानों के लिए समर्पित चैनल किसान टीवी काफी अहम है। इसके अलावा फसल मुआवजे के लिए मानक को घटाया गया। सरकार इन योजनाओं को बड़ी उपलब्धि मान रही है। जानकारों के मुताबिक सरकार की इन नीतियों से किसानों को फायदा होगा और आने वाले दिनों में वो खुशहाल होंगे। चैनल बहुत अच्छी चीज है, किसान को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। आज फोरकास्टिंग भी काफ़ी अच्छा हो रहा, उसके अच्छे रिजल्ट मिल रहे। प्रेडिक्ट हो जाता है कल बारिश आएगी, परसों ये होगा, आज कहाँ मानसून आ गया। तो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट तो आ रहा है, लेकिन जो किसान की आज भी सबसे बड़ी दुर्गति है वो मार्केटिंग है और सपोर्ट प्राइस है। नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या बढ़ने के बावजूद अनाज का उत्पादन घटने पर चिंता जताई। उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को खेती से जोड़ने पर जोर दिया ताकि नई तकनीक और समय के मांग के मुताबिक खेती हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वैसे खाद्यान्न उत्पादन में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शुमार है। हाल ही के सालों में खेती में नई तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन फिर भी बड़ा इलाका ऐसा है जहां खेती के लिए
पुराने तरीकों को ही आजमाया जा रहा है। सिंचाई तक की सुविधा हर जगह नहीं पहुंच पाई है और ज्यादातर किसान आज भी बारिश के सहारे ही खेती करते हैं। किसान आजकल खरीफ फसलों के लिए खेत तैयार करने में जुटे हैं। पहली बारिश के साथ ही धान की बुआई के लिए किसान खेतों में लग जाएंगे। भारत दुनिया में धान का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। न सिर्फ धान बल्कि कई फसलों में भारत दुनिया की चोटी के देशों में गिना जाता है। गेहूं उत्पादन में भारत दूसरे, कई ताजे फल और सब्जियों में पहले, दूध, जूट, मोटे अनाज, कई मसालों में भारत पूरी दुनिया में अव्वल है। इसके अलावा दाल, ड्राई फ्रूट्स, मछली, अंडे, नारियल और गन्ना उत्पादन में इसका स्थान तीसरा है। नकदी फसलों में भी भारत की हालत अच्छी है। इसके बावजूद कई मसले हैं जिनसे किसानों को दो चार होना पड़ता है। अगर उनको मालूम हो कि एक टमाटर जो मैं अभी 50 पैसे में बेच रहा हूँ पर किलो, वही अगर कहीं 20 रुपये किलो है रिमोट थोड़ा सा 20 किलोमीटर आगे जाके, और उसके उस एरिया में अगर किसी न किसी तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में सब लोग मिलके एक ट्रक ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करके अगर सारे मार्केटिंग ऑर्गेनाइज्ड वे में करे तो उसका बेनिफिट उनको मिल सकता है। देश में खाद्यान्न उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जानकारों के मुताबिक क्षमता के अनुपात में संसाधनों का दोहन नहीं हो पा रहा है। साल 2012-13 में 25.71 करोड़ टन का खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। 2013-14 के लिए अंतिम अनुमान 26.55 करोड़ टन लगाया गया है, तो वहीं मौजूदा साल के लिए यह अनुमान 25.70 करोड़ टन है। बीते साल में मॉनसून में कमी और हाल में बेमौसम बरसात के चलते अनाज के उत्पादन पर असर पड़ा है। उत्पादन के लिहाज से बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा कपास, फिर तेलहन, उसके बाद दलहन और फिर अनाज का उत्पादन होता है। लेकिन गांव में बाजार और खेती से जुड़े उद्योगों के अभाव के चलते किसानों को सीधे इसका फायदा नहीं मिल पाता। किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा हमेशा अहम रहा। फसलों की बढ़ती लागत के चलते सही मुनाफा हासिल करने के लिए किसान इसे हमेशा बढ़ाना चाहते हैं। लिहाजा सरकार के जारी आंकड़ों से कई बार किसानों के बीच असंतोष भी देखने को मिलता है। इस वक्त अच्छी गुणवत्ता वाले धान के लिए 1400 रुपए, गेहूं के लिए 1400 रुपए, ज्वार के लिए 1530 रुपए, रागी के लिए 1550 रुपए और बाजरा के लिए 1250 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है। खराब मौसम के चलते फसल बीमा और सस्ता कर्ज आज किसानों के लिए बेहद जरूरी मुद्दा बन गया है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और देश का किसान तमाम परेशानियों के चलते खेती की लागत भी नहीं निकाल पा रहा है। कहने को तो किसानों के लिए छोटी बड़ी सैकड़ों योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इनका फायदा किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा। देश का कृषि क्षेत्र आज मुश्किलों से भरा है। फायदे का धंधा बनाने की तमाम कोशिशों के बावजूद खेती जेब और जान दोनों पर भारी पड़ रही है। देखने पर महसूस होता है कि किसानों के लिए योजनाओं की कमी नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ग्रामीण भंडारण और फसल बीमा जैसी करीब 100 योजनाएं किसानों के लिए चल रही हैं। लेकिन दिक्कत योजनाओं को लागू करने से जुड़ी है। इसके अलावा पैदावारी के वाजिब दाम नहीं मिलने से किसानों की माली हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। खेती और किसान से जुड़ी हुई सारी समस्याएं बहुत सारे कंट्रोल्स के अंडर है। इनपुट की अवेलेबिलिटी, चाहे उसमें इरिगेशन हो, फर्टिलाइजर हो, सर्टिफाइड अच्छी क्वालिटी के बीज हों, किसान की अपनी मेहनत है, मैनेजमेंट है, और इस सब के बावजूद अगर किसान फसल पैदा करता है और उसको भाव सही नहीं मिलता तो फिर किसान बर्बाद होना निश्चित है। 21वीं सदी में किसानों की आत्महत्या सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2011 में 14,027, 2012 में 13,754 और 2013 में 11,772 किसानों ने खुदकुशी की। 31 मार्च 2013 तक के आंकड़ों के मुताबिक 1995 से 2013 तक 2,96,438 किसानों ने आत्महत्या की। हालांकि जानकार इन आंकड़ों को लेकर सवाल उठाते हैं। आज पहले नंबर का नागरिक उद्योगपति हो गया, दूसरे नंबर का नागरिक बाबू हो गया। किसान तो किसी उसमें ही नहीं रहा श्रेणी में। किसान को अहमियत नहीं देंगे, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि हमको इसको आगे बढ़ाना है, इसकी इनकम बढ़ानी है, इसकी शिक्षा बढ़ानी है, इसको टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करानी।
तब तक इस देश का किसान पनपने वाला नहीं। जाहिर है इन आत्महत्याओं के पीछे कर्ज एक बड़ी वजह है। 2014 में सरकारी संस्था NSSO ने 9 करोड़ किसान परिवारों पर सर्वे किया। संस्था ने पाया कि करीब 50% परिवार कर्ज में डूबे हुए थे। ये कर्ज सरकारी बैंकों और स्थानीय साहूकारों से लिए गए थे। क्रॉप लोन बहुत थोड़ा सा मिलता है, ट्यूबवेल लगाने के लिए मिल जाएगा, मिल जाता है। आज फिर भी कुछ अवेलेबल है। रिमोट एरिया में तो अभी उपलब्धता उतनी नहीं, चूंकि वहाँ बैंकों के ब्रांच कम है, लेकिन मिल रहा है, कर्जा किसानों को मिल रहा है। लेकिन वही सवाल है, वो कर्जा नहीं मैं मानता, वो उसके गले में फांसी का फंदा है, क्योंकि अगर उसको फसल की बचत नहीं होगी बेचने के बाद, तो वो किस्त कहाँ से चुकाएगा। हालांकि किसानों को कर्ज से उबारने की कई कोशिशें हुई और योजनाएं भी बनी, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते कोई भी योजना सफल साबित नहीं हो पाई। 2008 में यूपीए सरकार की कृषि कर्ज माफी योजना में भारी अनियमितता देखने को मिली। 25 राज्यों के 92 जिलों के 715 बैंक ब्रांचों में भारी गड़बड़ियां देखने को मिली। इसके अलावा खेती के बारे में अधूरी जानकारी, नए बीज, खाद, खेती की नई तकनीकों की जानकारी की कमी और सिंचाई के साधनों का अभाव जैसी तमाम परेशानियों से किसानों को गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि खेती से किसान का मोह भंग हो रहा है। 2013 में कृषि संबंधी स्थायी समिति ने भी ये माना कि किसान खेती से मुंह मोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। जैगम मुर्तजा के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे देश में खाद्यान्न उत्पादन की और बताएंगे फसल बर्बादी के कारण। किसानों की बदहाली में मौसम की मार एक बड़ी वजह माना जाता है, क्योंकि हर साल मौसम के चलते हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन मौसम के अलावा भी कई ऐसी वजह हैं जिनसे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। देश में 60% लोग रोजगार के लिए खेती पर निर्भर हैं। किसान ऊंची लागत के बावजूद दिन रात मेहनत करके मुनाफे की उम्मीद में खेती करता है, लेकिन फसल काटने की बारी आने तक या तो फसल बर्बाद हो चुकी होती है या उसकी सही लागत नहीं मिलती। किसान को तो ये पता नहीं, ओले पड़ गए तो अब अगली फसल का कर्जा उतार पाएगा नहीं। तो अगर ये स्थिति इस देश में आज बन गई कि 40% किसान खेती छोड़ना चाहता है, दूसरे व्यवसाय में जाना चाहता है, सरकार को इस पर समझने की आवश्यकता है कि नई तरह की कृषि क्या हम कोई और व्यवस्था कर सकते हैं। कृषि में कोऑपरेटिव सिस्टम ला सकते हैं। साल भर में 3 से 4 फसलों का उत्पादन होता है, लेकिन मौसम की मार ने इस साल सभी चक्र की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। पहले कम बरसात से कपास और धान की खेती प्रभावित हुई। इसके बाद बेमौसम बारिश ने देश के कई हिस्सों में गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया। अब कमजोर मानसून का अनुमान जताया जा रहा है, जिसका असर धान और दलहन के उत्पादन पर पड़ने की आशंका है। टॉप प्रायोरिटी एग्रीकल्चर को ही होना चाहिए। एग्रीकल्चर से जो सरप्लस बचता है, चाहे रेवेन्यू सरप्लस आए, जीडीपी सरप्लस आए या प्रोडक्ट सरप्लस आए, हम उसको एक्सपोर्ट करें, अपने मार्केट में बेचें। उस सरप्लस को हम उद्योग में लगाएं, फूड प्रोसेसिंग में लगाएं। आज हंगामा मच रहा है एक फूड पार्क के लिए। मैं तो कहता हूं हर जिले में एक फूड पार्क चाहिए। 50 सालों में हमने क्या करा? बेवक्त बारिश, सूखा, बाढ़, तेज हवाएं, खराब मानसून फसल बर्बादी की बड़ी वजह है। हालांकि किसानों को नुकसान पहुंचाने में सिर्फ मौसम ही जिम्मेदार नहीं है। सिंचाई के साधनों की कमी, खराब बीज, खाद की कमी, तकनीक का अभाव, जंगली जानवर और कीट पतंगे भी फसलें बर्बादी के कारक हैं। तो वहीं बिजली की कमी, महंगा डीजल और कृषि उपकरण का अभाव भी खेती और किसानों पर पड़ता है। जो किसान को दाम सरकार निकालती है उसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP। वो एक ब्रेक पॉइंट है कि किसान का माल इससे कम कीमत पर ना बिके। कम से कम इस कीमत पर बिकेगा तो किसान को कुछ रेम्यूनरेशन मिल जाएगा, उसको एक थ्रो अवे प्राइस पर बेचने को मजबूर नहीं होगा और उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा।
लेकिन देश की व्यवस्था मार्केटिंग की, सबसे बड़ी व्यवस्था मार्केटिंग की है जो किसान के फेवर में नहीं है। कभी भी टर्म्स ऑफ ट्रेड किसान के फेवर में इस देश में नहीं रहा। जानकारों के मुताबिक समय पर मौसम की सटीक जानकारी, बीज और खाद का सही इस्तेमाल के अलावा फसलों की कीमत तय करते वक्त अगर लागत का ख्याल रखा जाए तो खेती मुनाफे का सौदा बन सकती है। तो वहीं किसानों को समय से कर्ज, सस्ते कृषि उपकरण और मंडी भाव की जानकारी से भी नुकसान कम किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट खेती, कृषि बीमा और फसलों की सही मार्केटिंग कर किसानों को बदहाली से बचाया जा सकता है। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। अब सवाल उठता है कि क्या किसान हमेशा से ही इतना परेशान था? क्या सीमित जोत और कम संसाधनों के साथ किसान ज्यादा खुशहाल था? बीते कुछ सालों के आंकड़े बताते हैं कि देश में अनाज उत्पादन में जबरदस्त तेजी आई है, लेकिन किसानों की हालत में सुधार नहीं हो पाया। 6 महीने तो सींचते हैं, अब फल पे आकर के न मालूम क्या रोग लगे इसके लिए, सब्जी के लिए, हर फसल के लिए कोई पता नहीं। ये भी किसान का धंधा ऐसा है कि 6 महीने की रोटी हाथ आए और नहीं भी आए। ये दर्द आज हर किसान की जुबान पर है। आजादी के बाद खेती और किसानों की दशा में सुधार बड़ी प्राथमिकता थी। उम्मीद थी कि नए भारत में खेती की सूरत नई और बेहतर होगी, लेकिन आजादी के 67 साल बाद भी किसान बदहाल है। थोड़ा सा इनिशिएटिव दिया गया था फर्स्ट प्लान में, फिर एक बार जब वो 4th फाइव-ईयर प्लान, 5th फाइव-ईयर प्लान के पीरियड में अर्ली 1970s में और 1980s में उस टाइम कुछ एम्फेसिस था और उसका इम्पैक्ट भी मिला पूरा देश में। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति आई, फूड ग्रेन प्रोडक्शन इतना बढ़ा। अब देखिए ना, आज़ादी के टाइम में हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना करते थे, अबाउट 50-51 मिलियन टन्स। आज के दिन में लास्ट ईयर 265 मिलियन टन्स था। हालांकि 1950 की तुलना में खाद्यान्न उत्पादन में काफी तरक्की हुई और इसमें हर दशक में सुधार आया है। 1950-51 में 50.8 मिलियन टन, 1960-61 में 82 मिलियन टन, 1970-71 में 108.4 मिलियन टन खाद्यान्न की पैदावार हुई। वहीं 1980-81 में 129.6 मिलियन टन, 1990-91 में 176.4, 2000-2001 में 196.8 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ, जो 2011-12 में बढ़कर 259.29 मिलियन टन पर पहुंच गया। साफ है कि आजादी के बाद नई तकनीक और उन्नत बीजों के इस्तेमाल से उत्पादन क्षमता बढ़ी। इसमें 1966-67 में शुरू हरित क्रांति का बड़ा योगदान है। हरित क्रांति की बदौलत 1969 में 1965 की तुलना में करीब 50% उत्पादन बढ़ गया। हरित क्रांति में जीन संशोधित बीज और रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल की अहम भूमिका रही। हरित क्रांति जो पहले आई है उसमें तो 3 फैक्टर्स बड़ा इम्पोर्टेंट था। उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था टेक्नोलॉजी, जो हाइब्रिड वैराइटीज टेक्नोलॉजी आई राइस में, व्हीट में, उसी से शुरुआत हुआ। लेट 60s में, 66-67 में इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन 2-4 साल लगा उसको होने में। लेकिन अर्ली 70s तक तो काफ़ी अच्छा इसका इम्पैक्ट दिखने पड़ा इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन आपका बम्पर हुआ। तो वो तो टेक्नोलॉजी का रोल रहा। साथ साथ ये भी रहा कि फार्मर्स को इंसेंटिव दिया गया। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता के बावजूद खेती को वो दर्जा नहीं मिल पाया जिसकी दरकार थी। साल दर साल जीडीपी में खेती का योगदान घटता चला गया। 1950-51 में कुल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 59.2% था, जो 1982-83 में घटकर 36.4% और 1990-91 में 34.9% हो गया, जबकि 2001-2002 में 25% और 2006-07 में घटकर 18.5 पर पहुंच गया। किसानों की ये है कि एवरेज इनकम जो फार्मिंग से है वो बहुत कम है। जो लेटेस्ट सर्वे का डेटा दिखाता है NSSO का, उसके हिसाब से क्रॉप फार्मिंग से एक एवरेज फार्मर को सिर्फ 3081 रुपये मिलता है मंथ में, पूरा फैमिली को। एक तो अगर 5 और 6 मेंबर्स हैं तो सोच सकते हैं कि इस पैसे से कैसे वो फैमिली चलाएगा। आज खेती का जीडीपी में हिस्सा 13 से 14% के बीच में है। इसके अलावा किसान परिवारों की औसत मासिक आमदनी महज 6,426 रुपए रह गई है। आज कृषि क्षेत्रों में 64% श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। राष्ट्रीय आय का लगभग 28% कृषि से ही मिलता है। करीब 70% जनसंख्या की आजीविका खेती पर निर्भर है। निर्यातों का बड़ा हिस्सा भी कृषि से ही आता है, लेकिन किसान अब भी 1950 वाले हाल पर ही हैं।
2001 में 12 करोड़ 73 लाख किसान थे, जो 2001 में घटकर 11 करोड़ 87 लाख रह गए। जाहिर है कि किसानों की दशा में सुधार के लिए अभी और कदम उठाने की दरकार है। अनु दीवान के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। तेज धूप और लू की चपेट से देश का बड़ा हिस्सा गुजर रहा है। आसमान में बादल के आसार नजर नहीं आ रहे और खेतों के आसपास के जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। ऊपर से कम मानसून की भविष्यवाणी ने किसानों के सामने दोहरी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। देश का बड़ा हिस्सा आज भी सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर करता है। खरीफ फसल का मौसम आने के साथ ही किसान मानसून की बाट जोहने लगे हैं। किसानों को उम्मीद है कि समय पर बारिश होगी और उनकी फसलें लहलहा उठेंगी। फिलहाल तेज धूप में खेतों में काम करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मौसम विभाग के कम बारिश के अनुमान ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आलम यह है कि मौसम का अगर मिजाज बिगड़ा तो किसानों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। दरअसल आज भी देश का 60% हिस्सा सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर है। असम और झारखंड जैसे राज्यों में ये आंकड़ा 95% है। अगर मानसून वक्त पर ना आए या फिर सामान्य से कम या ज्यादा आए तो किसानों का जीना मुहाल हो जाता है। मॉनसून और हमारे खेती में हमारे एग्रीकल्चर का जो रिलेशन अगर समझने की जरूरत है तो वो ये देखने की जरूरत है कि पिछले 5 महीने में क्या हुआ है। बिन मौसम बरसात, लाखों हेक्टेयर की जमीन चली गई, खेती चला गया, लोग जो थे वो और भी गरीब, जो गरीब थे वो और भी गरीब हो गए। तो मॉनसून जो है एक तरह से इस देश का वित्त मंत्री। मौसम की अनिश्चितता से किसान पहले से ही परेशान हैं। जब बारिश का मौसम नहीं था तब बेमौसम बारिश और ओले से देश के कई हिस्सों में फसलें खेतों में ही दम तोड़ गईं। कई राज्यों में फसल बर्बाद होने के चलते किसानों ने आत्महत्या की। बारिश की अनिश्चितता के चलते पैदावार बुरी तरह प्रभावित हुई। हालांकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इस दिशा में काम कर रहा है। इस संस्थान ने कुछ नए बीज खोजे हैं जो देर से बोए जाने के बावजूद उतनी ही पैदावार देते हैं जितने सामान्य बीज। ऐसा माना जा रहा है कि सूखा, ज्यादा बारिश या फिर फसल बर्बादी के चलते कम समय में इनके सहारे उत्पादन को दुरुस्त किया जा सकता है। जैसे जो भी राइस की वैरायटी या मेज की वैरायटी या जो भी हम ग्रो करते हैं, पहले इसका जो है ड्यूरेशन बहुत लंबा होता था। जैसे राइस का 140, 50, 160 डेज तक होता था। अब हम लोगों ने उस ड्यूरेशन को कम करके 120, 30 डेज तक ले दिया है और प्रोडक्टिविटी, उसकी उत्पादकता उतनी ही है। इसका मतलब हुआ कि पर डे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो जो चीज़ हम 150 दिन में ग्रो करते थे, जितना ईल्ड लेते थे, उतना ही प्रोडक्शन अब ले रहे हैं हम 120 दिन में। मुश्किल ये है कि सिंचाई की पहुंच बड़े इलाकों तक न होने के कारण किसान नए बीज का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। खेतों में सिंचाई करना अब भी चुनौती बनी हुई है। देश का खाद्यान्न उत्पादन काफी हद तक मानसून पर टिका है। अपवादों को छोड़ दें तो जिस साल बारिश कम होती है उस दौरान खाद्यान्न उत्पादन में भी कमी देखी गई है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण 1965-66, 1971-72, 1987-88, 2001-2002 और 2009 के हैं। हालांकि बफर स्टॉक में मौजूद खाद्यान्न कमियों को पूरा करने में हर बार सफल रहा है, लेकिन सूखे के इन वर्षों ने सिंचाई व्यवस्था को और ज्यादा चौकस बनाने की जरूरत समझाई। भूजल की हालत यह है कि कई राज्यों में जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है और तेज गर्मी में छोटे तालाब सूख रहे हैं। बारिश के पानी का सही भंडारण और सिंचाई के लिए नहरों के अलावा आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल आज भी बहुत बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे आम आदमी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले तमाम मुद्दों पर विशेष। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।